और इसका नुकसान मुझे क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि 2003 में मेरा दोस्त है, उसकी उसकी शादी थी, उसका वलीमा था, आई थिंक बारात थी या वलीमा था। अक्टूबर था, अक्टूबर का महीना था, यही महीना था जो, नहीं अब तो नवंबर आ गया, अक्टूबर का महीना था। तो बैठे बैठे मुझे यहाँ से फीलिंग स्टार्ट हुई, नीचे से ऐसे करके, जैसे गैसेस नहीं होती, गैसेस की फीलिंग मुझे स्टार्ट हुई, और मुझे पेट में जलन सी स्टार्ट हुई, और वो यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, और यहाँ सीने तक आ गई। और यहाँ पे जब पहुँची तो मुझे ऐसे लगना शुरू हुआ कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। उस टाइम मैं किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने फ़ोन पकड़ाया अपने एक और दोस्त को जो साथ खड़ा था, जिसकी जिसकी शादी थी, उसको फ़ोन पकड़ाया और मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं मतलब आप कह लें कि एकदम से ना वो बहुत वो हो गया, लाइक अलर्ट हो गया ना एकदम से। मैं खड़ा हुआ और वो एकदम से ऐसे ऊपर आया, और उसके बाद वो ऐसे मेरे दिमाग तक गया, और किसी ने मेरा ना ऐसे लगा कि दिमाग जकड़ लिया मेरा, ये ऐसे जकड़ लिया है। यहाँ पे प्रेशर, मेरे बाजू नम हो गए, बिल्कुल सुन्न हो गए मेरे बाजू। यहाँ पे पसीना आना शुरू हो गया। पहले मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा है। मेरी जो फर्स्ट जो थॉट थी, जो मेरे जहन में आई, जो मुझे पहली सोच आई, वो ये आई कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। ये मेरी सोच आई मुझे सबसे पहली, 2003 की बात करूँ तो। हार्ट बीट जो है ना, वो मेरी, मुझे लगता है वो ऐसे थी जैसे कि कोई कबूतर जो पर मार, कोई परिंदा है जो जिस तरह स्पीड में परिंदा पर मारता है ना और उड़ता है, आप उसकी स्पीड देखें कितनी होती है, उसके परों की स्पीड। तो वो स्पीड थी मेरे हार्ट की, मतलब कहीं नहीं तो 200 को क्रॉस किया होगा मेरे हार्ट ने। और मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे जब पैनिक अटैक होता था तो मैं कुछ नहीं बोल पाता था। पैनिक अटैक में होता है कि आप बिल्कुल, आप कुछ नहीं बोल पाते। इतना खौफ होता है, इतना डर होता है कि आप बोल ही नहीं पाते, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि आपको क्या हो रहा है। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने दोस्त को आवाज़ दी कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। बस मैंने हॉस्पिटल कहा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी से। अब जी वो गाड़ी मेरी थी, वो चाबी पकड़ी दोस्त ने, मुझे बिठाया गाड़ी के अंदर। इट वाज लाइक कि मतलब जान निकल रही है, जिस तरह जान नहीं निकलती, टांगों से, बाजुओं से, हाथों से जान निकल रही थी। पैर मेरे बिल्कुल गीले हो चुके थे, हाथ मेरे बिल्कुल गीले हो चुके थे, माथा, मेरा मुंह, फेस गीला हो चुका था बिल्कुल। और हार्ट बीट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, और घुटन हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, और सांस में ले ले रहा था बट सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं कोई 300 किलोमीटर की मैराथन है तो वो मैं भागता हुआ आ रहा हूँ। और जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे, 10 मिनट लगे हॉस्पिटल पहुँचने में। वो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स थे, वो मेरे दोस्तों ने ज़ोर ज़ोर शाउट करना शुरू कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर आया भागता हुआ, उसने जब ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा ना, तो उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि जल्दी जल्दी वो गोली लेके आओ, वो गोली लेके आओ। मुझे नहीं समझ आई क्या, मुझे नहीं उस टाइम समझ आ रही थी क्या हो रहा है। गोली लेके आओ, गोली। उन्होंने कोई गोली मेरी ज़बान के नीचे रखी, और मैंने कहते हुए सुना कि हार्ट का इशू लग रहा है, डॉक्टर कहता है हार्ट का इशू लग रहा है, हार्ट। तो वो मैंने कहते हुए सुना, लेकिन मैंने, मतलब मुझे उस टाइम था कि ये क्या हो रहा है। तो वो मुझे ले गए, मुझे बेड पे लिटाया, उन्होंने मेरी ईसीजी की, मतलब मेरा उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल था, ईसीजी मेरी नॉर्मल थी। हार्ट बीट उस टाइम जो उन्होंने वहाँ पे मैं थोड़ा सा बेहतर हो चुका था। जब तक उन्होंने मेरी ईसीजी की ना, तब तक मैं थोड़ा सा बेहतर हो चुका था। उस टाइम जो मेरी हार्ट बीट वहाँ पे आई, वो आई 180 190, तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने फिर मुझे सारा ईसीजी करके क्लियर करके, कार्डियोलॉजिस्ट को ईसीजी दिखाई, और उसने कहा कि बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली मुझे उन्होंने रिलैक्स किया, मुझे उन्होंने और मेडिसिन दी, खाने के लिए दी। उन्होंने कहा ये आप खाएं, आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे, मैं जब रिलैक्स हो गया, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि उससे पहले जो शुएब था, यानी कि मैं उससे पहले जो था, वो उसके बाद नहीं रहा। यानी कि मैं एक हंसने खेलने वाला एक बंदा था, और मैं, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार शुएब, तूने हमें हंसना सिखाया। मेरे दोस्त मेरे घर आते थे, और मैं ऐसे वो, मतलब उनको कभी मैंने वो नहीं किया कि यार तुम लोग, मतलब हमेशा उनके लिए खाने के लिए
मतलब 8-10 चीज़ें होती थी उनके लिए खाने के लिए, और मैं हमेशा वो बंदा था कि जो हँसाता रहता था दोस्तों को ना, बहुत हँसमुख और हँसाने वाला बंदा। तो वो एकदम से मेरी पर्सनैलिटी के अंदर वो शिफ्ट आया। जब मैं हॉस्पिटल में ही था और जब मैं थोड़ा काम डाउन हुआ ना, तो वो एक घबराहट का एक लेवल था, वो कहीं पे आके ठहर गया। मतलब टोटली आप कह लें कि वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? वो एक लेवल पे आके ठहर गई। तो मैंने डॉक्टर को ये बताया, मैंने कहा वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि आपको ना ये पैनिक अटैक हुआ है। तो मैंने नाम ही पहली दफ़ा सुना पैनिक अटैक का। अच्छा जी, आपको पैनिक अटैक हो गया है, और इसके जो है ना, आपको हो सकता है कि ये दोबारा हो, और हो सकता है कि ये दोबारा आपको कभी भी ना हो। कई लोगों को 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, कई लोगों को फिर लाइफ में दोबारा नहीं होता, और कई लोगों के होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और उनको रिकवरी में टाइम लगता है, लेकिन इसके लिए इलाज करवाना पड़ता है। उन्होंने मुझे ये कहा, लेकिन अभी आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस हो। मैंने उनको सारा बताया। उन्होंने कहा कि आपके सबकॉन्शियस में होता है कि कोई चीज़ बैठ बैठ गई है, जो जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक हुआ है। अगर आप किसी टेंशन में नहीं बैठे हुए थे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं था, आप आराम से अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो आपके सबकॉन्शियस में कोई ऐसी चीज़ थी, आपके लाशऊर में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बैठी हुई थी, और उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक हुआ है, आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, हो सकता है इस वजह से हुआ हो। अच्छा, उन्होंने मुझे दवाई दी, मैं वापस उधर ही अपना जो मेरे दोस्त का घर था, वहाँ पे मैं आ गया। उसने मुझे कहा, यार हो सकता है कि तू सुबह से वो कामों में लगा हुआ है, तो मैं तुझे दही भल्ले खिला देता हूँ। मैंने उसको यस बोल दिया। मैंने जब दही भल्ले खाए, उस दही भल्लों में वैसे भी मैं मिर्चों वाली चीज़ नहीं डालता, तो मैं मीठी चटनी डाल के दही भल्ले खा लिए। जैसे ही मैंने दही भल्ले खाए, दही भल्ले खाने के 5 मिनट बाद फिर मुझे वही चीज़ दोबारा से। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी हुई थी, उसने कहा था कि अगर ये दोबारा होता है आपको, तो आपने ये मेडिसिन ले लेनी। वो फिर मुझे हुआ। मैं कहा, यार तुम लोग मुझे घर छोड़ाओ। तो बस वो हुआ, मैंने दवाई ली और मैं घर चला गया। मैंने आके अब्बू अम्मी को बताया, और उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया, बहुत हौसला दिया। लेकिन वो एक सर्कल था, एक विशियस साइकिल था जो कि स्टार्ट हो चुका था। अगले दिन फिर पैनिक अटैक, और मल्टीपल होते थे मुझे, लाइक 6-6 7-7 पैनिक अटैक्स होते थे एक दिन के अंदर। मैंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। 6 महीने के अंदर, 6 महीने, हाँ 6 महीने के लिए मैं कमरे में बंद हो गया था। अब मैं आपको बताऊं कि इस दौरान मैं अपना ऑफिस भी बना चुका था, और मैंने 10 मरले का ऑफिस बनाया प्रॉपर्टी का, और मेरे अंडर काफ़ी लोग काम करते थे, आर्किटेक्ट भी थे, इंटीरियर डिज़ाइनर भी थे। अब यहाँ पे बात आती है कि जब अल्लाह जो कुछ चाहता है ना, वैसा ही होता है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने सोचा मैं घर बना लूँगा, लेकिन अल्लाह ने कुछ और सोचा। अल्लाह ने सोचा कि नहीं, उस वक्त नहीं तुम्हारे लिए बेहतर होगा, या तुम लोगों के लिए नहीं बेहतर होगा घर, तो नहीं बना सके। तो वो 6 महीने चले, वो मैं बंद हो गया। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। तो वो मैं 6 महीने के लिए बंद हो गया अंदर। मुझे खौफ, अनजाना सा खौफ, और वो अनजाना सा खौफ अजीब सा खौफ था। अच्छा, फिर 6 महीने में बंद रहा, और 2003 गुजरता गया, 2004 आ गया, फिर भी मैं अंदर कमरे में बंद। फिर आहिस्ता 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 अब्बू अम्मी मुझे कन्विंस करते गए, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कमरे से बाहर निकाला। अच्छा, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, तो वो अम्मी मुझे वो टैबलेट दे देती थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई थी, तो उससे मैं थोड़ा बेहतर फील करना शुरू कर देता था। तो मैंने अपने आप को बाहर निकाला। मैं पहले डर के मारे घर के अंदर वॉक करता था, और उसके बाद फिर घर के गेट के बाहर वॉक करना स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता था घर से दूर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के बाहर वॉक की, फिर सड़क पे लंबी करता गया वॉक। आहिस्ता 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 2-3 महीने के अंदर मैं पार्क में वॉक करना शुरू हो गया, पार्क में जाके वॉक करना शुरू हो गया। और अल्टीमेटली 6 महीने के बाद मैंने अपनी डाइट को भी चेंज किया। मैंने इंटरनेट में पढ़ा कि एंटी एंग्जाइटी डाइट कौन सी होती है, वो सारी डाइट मैंने देखी। मैं जो है वो डॉक्टर से भी जाके मिला, और मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे डाइट प्लान चाहिए, मुझे ऐसी डाइट चाहिए जो एंटी एंग्जाइटी डाइट हो। तो मैंने एंटी एंग्जाइटी डाइट शुरू कर दी। आप यकीन करें कि मुझे दूध पीने से भी प्रॉब्लम होता था, कि मुझे लगता था कि दूध भी मुझे प्रॉब्लम करेगा, पानी भी मुझे प्रॉब्लम करेगा। मैं इस हद तक
उसके अंदर वो चला गया था कि कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो अलबत्ता वॉक स्टार्ट की, डाइट को ठीक किया, उसके बाद हिम्मत पड़ी तो जिम स्टार्ट किया। तब तक मैं साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं गया था उस वक्त तक। उसके बाद जिम स्टार्ट किया, अपने आप को बहुत फिट कर लिया। 110 किलो से मैं 82 केजी पे आया जब मैंने जिम स्टार्ट किया, और मैं बहुत फिट हो गया। और उस टाइम आप कह लें कि एंग्जाइटी का लेवल मेरा तकरीबन 5 to 10% रह गया था, बाकी बाकी एलिमिनेट हो गई थी एंग्जाइटी। मैंने उस पर काबू पा लिया था बगैर मेडिसिन के। हाँ, एक मैं लेता था, वो भी मैंने छोड़ दी हुई थी, वो भी मैं नहीं लेता था। तो मैं फिर वो फिट हो गया, और उसके तकरीबन 3-4 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो शादी के बाद मेरे अपने साथ कोताही हुई। कोताही क्या हुई कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, और आपको पता है कि शादी के बाद वो खाने होते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा। और क्या हुआ कि बिज़नेस मेरा ख़त्म हो गया था। मेरी बीमारी की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से मेरा बिज़नेस क्लोज़ हो गया, और मैंने फिर से स्टार्ट किया। मैंने कई करोड़ कमाए, मतलब 1-2 करोड़ नहीं, मैंने ज़्यादा उसमें कमाया। मैंने अच्छा कमाया उन 2-2.5 सालों में, 3 सालों में अच्छे मैंने पैसे कमाए। और बस फिर शादी हो गई, और शादी के बाद फिर मैंने ये लापरवाही की। और मेरी जो एक्स थी, उनको सब पता था, कि क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। लेकिन वो हमेशा ये सोचती रहीं कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, और मुझे ले जाया भी गया। मैं खुद पर्सनली तौर पे तो नहीं जाता, मुझे ले जाया गया, कोई पीर, कोई फ़कीर इस तरह के थे। तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जादू का मसला है, तो ठीक कर दो इसको मतलब एलिमिनेट कर दो ना, इसको ठीक कर दो। तो वो ठीक उनसे नहीं हो पाया। तो अलबत्ता शी वॉज इन टोटल डिनायल। वो ये कहती थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता, इट इज़ ऑल, वो है, जादू है। तो मैं इस बात से ना कभी एग्री कर लेता था, कभी डिसएग्री कर लेता था, लेकिन डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होता था इस बात पे। फाइनली मैं आपको बताऊं कि इस एंग्जाइटी और इस स्ट्रेस की वजह से, इन पैनिक अटैक्स की वजह से मेरी फाइनेंशियल लाइफ पे और मेरी वैसे भी फिज़िकल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा इसका, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा इसका। वो ये इफ़ेक्ट पड़ा कि मैं कंसिस्टेंट आदमी था, मैं कंसिस्टेंट से इनकंसिस्टेंट हो गया। और मैं कोई भी, जैसे कि मतलब उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे काम करने की कोशिश की, मैंने जॉब्स भी की। और जॉब्स का ये था कि जिस बंदे ने बिज़नेस से स्टार्ट लिया और उसने इतने पैसे कमाए हों, उसको एक तो मैं शुरू से ही, मेरा ये था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। मुझे कोई डिक्टेट करे या कोई ये कहे कि तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होता है। मैं इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले खुद लेना चाहता हूँ। मैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी नहीं है कि मैं किसी की डिक्टेशन लूँ, कि कोई मुझे सुबह 8 बजे, 8:30 बजे मैं जाऊँ और कोई मुझे कहे कि ये लो तुम्हारा काम है, ये तुमने करना है। तो उसमें मेरी क्रिएटिविटी क्या है? मुझे लगता है कि उसमें मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो मैं क्यों करूं किसी के लिए काम, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे किसी के लिए क्यों काम करूं? मैं अपने लिए क्यों ना 10 घंटे काम करूं, और अपने लिए काम करके जो मुझे आएगा, जो मैं कमाऊंगा, वो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि यार ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। ये नहीं होगा कि मैंने अपनी मेहनत किसी और के लिए की, उसने मुझे 30,000 40,000 दे दिया और वो खुद करोड़ों कमा रहा है हमारी अपने स्टाफ की मेहनत के ऊपर। तो मेरा ये बिलीफ है। तो जॉब्स मैंने 4-5 की, अच्छी जॉब भी मिली, 1-2 जॉब्स अच्छी थी वो मुझे मिली, उसमें काफ़ी ग्रोथ हो सकती थी मेरी, मैंने छोड़ दी। अच्छा, उसके अलावा मैंने फिर क्या नाम है, कपड़े का बिज़नेस किया 2008 में। उसमें ये हुआ कि जो मेरा पार्टनर था वो थाईलैंड जाता था, चाइना जाता था, और इनिशियली मैंने कम इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर, कपड़े के बिज़नेस के अंदर। और फाइनली वहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये जो आदमी है, इसने और भी लोगों से पैसे लिए हुए हैं, और इसका सर्कल इस तरह से चल रहा है कि ये लोगों को प्रॉफिट देता है पैसे लेके। कई लोग ऐसे करते हैं जो कारोबार करते हैं ना, उनको लोगों ने पैसे दिए होते हैं और फिर वो उनको प्रॉफिट देते हैं। जितना बैंक्स उनको इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो लोगों को देते हैं, इसलिए लोग उनको पैसे दे देते हैं।
मुझे ये पता चला कि उसने मल्टीपल लोगों से पैसे लिए हुए हैं। 1 साल के बाद मुझे ये पता चल गया। मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम की थी, मैंने 50% उसके साथ पार्टनरशिप करनी थी। मुझे अब्बू ने समझाया कि पहले कम इन्वेस्टमेंट करो, काम को सीखो। जब ये पता चला तो मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगे और उसको ये कहा कि मुझे कोई मजबूरी है और मुझे पैसे वापस चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि क्या मजबूरी है, नहीं तुमने तो 50% पे आना था। तो उसने पैसे देने से इनकार किया, उसने कहा नहीं नहीं तुम आओ मेरे साथ, ये है वो है। तो मैंने फिर अपने भाइयों को और फादर को इन्वॉल्व किया बीच में और इन्वॉल्व करके पैसे ले लिए। जब मैंने पैसे वापस लिए, ठीक उसके तकरीबन आप कह लें कि 7 से 8 दिन के बाद वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पता ये चला कि कुछ 7-8 करोड़ का मामला है। उसने उसके बावजूद वहाँ पे जो लोगों ने उसके खिलाफ जो एफआईआर करवाई हुई थी, उनको वो ये कहता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे बाहर निकालोगे, मैं काम करूँगा, मैं लोगों से पैसे लूँगा जिनको मैंने माल दिया हुआ है, तो मैं आपके पैसे लौटा सकूँगा, वापस कर सकूँगा। उसने लोगों से ये बोला और लोग उसकी बात मान गए। लोगों ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के ठीक 4 दिन के बाद वो थाईलैंड भाग गया और बाद में पता चला कि उसने किसी थाई औरत के साथ जो कि फैक्ट्री ओनर थी, जो कपड़े बनाती थी, उसके साथ शादी की हुई है और उसने थाईलैंड का बिजनेस वीज़ा बाय कर लिया। वो वहाँ मफरूर हो गया। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। उसके बाद फिर मैंने रेस्टोरेंट का सोचा। बिज़नेस का मुझे कोई शौक़ नहीं था करने का। मेरा पैशन था स्पोर्ट्स। मैं एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता था और बाद में कोचिंग या कुछ इस तरह का। मैं फ़िटनेस में आना चाहता था, मैं टेनिस में आना चाहता था। वो बिज़नेस मेरी एक मजबूरी बन गई थी, वो मुझे करना था घर के लिए। तो वो मैंने फिर एक रेस्टोरेंट बनाने का सोचा और फिर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है सॉल्ट एंड पेपर के नाम से। सॉल्ट एंड पेपर में मैंने जॉब की और वहाँ पे ये नहीं पता लगने दिया कि मैं किस लिए आया हूँ। आया कि मैं रेस्टोरेंट बनाने के लिए आया हूँ या फिर मैं जॉब करने के लिए आया हूँ या किस लिए आया हूँ, उनको नहीं मैंने पता लगने दिया। मैंने किचन में, सॉल्ट एंड पेपर के किचन में 1 साल काम किया। मुझे लोगों ने मेरा 2.5 साल का यूट्यूब करियर है, मुझे लोगों ने कहा तुम मेहनती नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। मैंने सुबह 7 बजे से लेके मैंने रात 12-1 बजे तक काम किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी वाली लाइफ में। फिर मैंने सॉल्ट एंड पेपर, जिसमें मुझे सिर्फ 7,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी, 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ किचन का काम करने के लिए, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था सॉल्ट एंड पेपर का। और मुझे 7,000 रुपीज़ मिलते थे। मैं सिर्फ काम सीखने गया था और मैंने उनके किचन में 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने डिफेंस में अपना एक टेक अवे बनाया, रेस्टोरेंट टेक अवे आप जो भी कह लें, एक टेक अवे बनाया जिसमें कॉन्टिनेंटल था, जिसमें चाइनीज़ था, बर्गर्स थे, सैंडविचेस वगैरह थे। और मैंने टीम भी अपनी बनाई और टीम बनाई वहीं सॉल्ट एंड पेपर से मैंने टीम लेके अपनी बनाई और मैंने लॉन्च कर दिया रेस्टोरेंट। अच्छा, मुझे जब मैं सॉल्ट एंड पेपर से जा रहा था तो मैंने वहाँ पे बता दिया, फिर जो जनरल मैनेजर थे वहाँ पे और जो डायरेक्टर थे उनको बताया कि मैं इसलिए आया था, अब मैं जा रहा हूँ और ये मेरा मकसद था। उन्होंने मुझे काफ़ी बकअप किया, बड़े खुश हुए, कह रहे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुम्हारे पे पहले ही शक था कि तुम बाकियों की तरह नहीं लगते हो, तुम्हारा बोल चाल का, उठने बैठने का, खाने पीने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है किचन के स्टाफ से। तो हमें पहले ही शक था। तो ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, लेकिन हमारी एडवाइस ये ज़रूर लेना। ये जीएम ने मुझे कहा, सॉल्ट एंड पेपर के जीएम ने। तो उन्होंने मुझे कहा कि वैसे सॉल्ट एंड पेपर की ब्रांच दुबई में भी है और ये लाहौर में भी है, कराची में भी है और भी काफ़ी शहरों में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जीएम ने कहा कि मैं 2 रेस्टोरेंट्स बना चुका हूँ, 2 बना के बंद करके दोबारा वापस आके जॉब कर रहा हूँ। और जो वहाँ के सीईओ थे या डायरेक्टर जो भी थे, वैसे तो ओनर उनके महमूद अकबर हैं, तो वो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि यार बना लो, मैंने भी 3 रेस्टोरेंट बनाए हैं और 3 रेस्टोरेंट बना के मैं वापस यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप फेल हो गए, हो सकता है मैं ना फेल हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँ। मैंने कहा जिनके रेस्टोरेंट में मैं खड़ा हूँ, महमूद अकबर साहब, सॉल्ट एंड पेपर जिनका रेस्टोरेंट है, इन्होंने बर्गर 11 बनाया था, उसमें वो फेल हो गए। उसके बाद उनकी वाइफ ने उनको हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प किया और उन्होंने सॉल्ट एंड पेपर खड़ा कर लिया, उसमें कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो मैं भी बनाता हूँ। तो मैंने राफेज़ के नाम से राफेज़ नाम रखा, मेरे बेटे का नाम अब्दुल राफे है, तो मैंने राफेज़ नाम रखा उसका और मैंने वो शुरू कर लिया।